नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस के लिए सीरीज स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो मोशन चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर करवा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में गति के समीकरण बताए थे और दूसरे लेक्चर में क्या गति के समीकरण से रिलेटेड के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व करवाए थे आपको। तो दोस्तों, आज उसी सेशन को जारी रखते हुए आज मैं इसी का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ प्रमुख भौतिक राशियां जो गति से रिलेटेड होती हैं, जैसे दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, चाल हुआ, वेग और त्वरण, इन्हीं के बारे में, इनकी डिफिनेशन, इनके फार्मूले और किस प्रकार इन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या हो, जब भी मैं वीडियो डालूं तो उनको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली राशि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, दूरी। दूरी को कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु या पिंड द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड यहाँ पर आए, किसी भी दिशा, यानी दूरी के लिए क्या होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होगा। यानी मान लेते हैं पॉइंट ए है यहाँ पर और यहाँ पे पॉइंट बी है, यानी कोई व्यक्ति मान लेते हैं ए से कहां तक जाना चाहता है, बी तक जाना चाहता है। तो हो सकता है इसके ए से बी तक पहुंचने में कई सारे रास्ते हो, तो हो सकता है इस वाले रास्ते से जाए, या इधर से जाए, या सीधे ही चला जाए, या इधर से पीछे घूम कर आए। यानी अगर देखा जाएगा तो यहाँ मान लेते जो दूर से गए थे 5 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पे किया 4 किलोमीटर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी। तो देखा जाएगा तो ये यानी ए से बी तक पहुंचे, यानी बी तक टारगेट होगा इसका, ये बी तक पहुंचे के देखो कई सारे रास्ते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दिशा निश्चित नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या वर्ड यूज किया, किसी भी दिशा। यानी दूरी में दिशा मायने नहीं रखती है। यानी अगर ये जो अगर लेंथ माप लेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये क्या होगा, परिमाण कहलाएगा। तो दूरी में देखा जाएगा तो क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण में क्या होता है, माप की कितने किलोमीटर दूरी तय की है, कितने पथ की लंबाई कितनी, ये क्या होगा, परिमाण। वही चीज है, किसी वस्तु या पिंड द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल पथ की लंबाई। ये कुल पथ मतलब समझ रहे हो कि यहां से चला, यहां से हमको क्या करना है, पूरा दूरी लेना है, यानी पूरी लंबाई लेनी है। ये इधर से गया, ये नहीं कि अगर यहां से दिखा तो यहां तक ले ले, इसको इतना छोड़ दिया जाए। दूरी में क्या होगा, कुल पथ की लंबाई हमारी क्या होगी, दूरी होगी। तो मैं आशा करता हूं परिभाषा आपको समझ में आएगी। अब दोस्तों, इससे संबंधित कुछ पॉइंट समझते हैं। क्या मैंने अभी बताया, दूरी में क्या होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें क्या होगा, दिशा नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, परिमाण तो होगा। तो ऐसी राशि जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं तो परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसी बेस पर दूरी को हम क्या मानते हैं, अदिश राशि। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दे देगा ऑप्शन की दूरी कौन सी, निम्नलिखित में बताइए दूरी कैसी राशि है। तो क्या बताएंगे, दूरी अदिश राशि होती है। अब दोस्तों, इसकी यूनिट की जाती है, तो देखा जाएगा दूरी तो कई सारे मात्रक होते हैं। किलोमीटर माप सकते हैं, और देखा जाएगा सेंटीमीटर माप सकते हैं, मिलीमीटर माप सकते हैं, और भी कई सारे इसके मात्रक होते हैं। लेकिन जो फिजिक्स यूज करती है, तो फिजिक्स हमेशा क्या है, एसआई यूनिट यूज करती है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। और दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रेंड, हम अपने क्या नेक्स्ट क्वांटिटी क्या देखते हैं, विस्थापन। हमने दूरी के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट राशि कौन सी पढ़ते हैं, विस्थापन। तो इसकी डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु या पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये जो किताबी भाषा में दिया होता है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब दोस्तों, जो समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान ले ए से कहां तक जाना चाहिए, बी पॉइंट तक जाना चाहती है, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना चाहती है। तो क्या करना है, हम तो जाने तो कई सारे रास्ते होते हैं, तो हमको क्या करिए, मतलब यहाँ से हमको क्या, रास्ते तो कई सारे, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखना, तो केवल हमको टारगेट देखना चाहिए, ना कि रास्ते। ये मान लेते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं, तो यहाँ भी जा सकते हैं, और सीधा भी जा सकते हैं। तो विस्थापन में क्या होता है, अगर इधर से गए तो ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा तो दूर अधिक हो जाएगा, और ये भी क्या इसकी अपेक्षा अधिक हो। लेकिन अगर न्यूनतम पथ की लंबाई देखा जाएगा, ये से यहाँ तक बी तक जाए, तो न्यूनतम दूरी हमको यही मिलेगी कि नहीं। तो वही चीज लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और तथा न्यूनतम अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये जो डिस्टेंस निकल रही है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। यानी अगर हिसाब से अगर देखो, इस कंडीशन में एग्जांपल की सहायता से हम क्या समझ सकते हैं, विस्थापन में क्या हो रहा है,
दिशा की आवश्यकता है, यानी कि हम इधर से नहीं जा सकते और ना ही इधर से जा सकते हैं। या और मान लेते हैं जो रास्ता दिख रहा है बीच में, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, नदी आ जाए, ट्रेन की पटरी या सुरंग आ जाए, हमको क्या करना है, रास्ते की जरूरत नहीं करना है, यानी रास्ता हमको इसमें नहीं ढूंढना हो, तो बल्कि क्या करना है, सबको डालते हुए हम क्या आगे की ओर बढ़ते चले जाए, यानी हमको टारगेट से मतलब होगा, यानी एक निश्चित दिशा में हो कि चाहे बीच में रास्ता कैसा भी हो, हमको क्या करना है, टारगेट तक पहुंचना ही पहुंचना है, बल्कि क्या अपने मार्ग में चेंज नहीं लाना है। यदि आप अपने मार्ग में चेंज ला दोगे तो वो जो दूरी अगर तय की जाएगी या जो पथ की लंबाई तय की जाए वो क्या दूरी में चली जाएगी। लेकिन अगर क्या सीधा आप चले गए यानी निश्चित दिशा में चले गए, यानी जो पथ की लंबाई तय की है वो जो न्यूनतम दूरी होगी हमारे क्या कहलाएगी, विस्थापन होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन या इस परिभाषा से एग्जांपल से हमको क्या समझ में आता है कि विस्थापन जो होता है इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी, यानी कि दिशा की भी आवश्यकता होगी तो परिमाण की भी आवश्यकता होगी। तो विस्थापन कैसी राशि निकल कर चली आती है, तो विस्थापन को देखा जाए तो विस्थापन को क्या कहते हैं, सदिश राशि, यानी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और पॉइंट वाली बात इसमें देखते हैं तो जिसे दूरी बताया, दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक, तो ये जो विस्थापन होता है क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या करिएगा, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ के नोट डाउन कर लिए ताकि आपको क्या हो अच्छे समझ में आ जाए। यानी क्वेश्चन तो यहीं से बने जाती है, डिफिनेशन जो दूरी हो जो विस्थापन होता है ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमारे क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो विस्थापन होती है कैसी राशि होती है, तो क्या बताएंगे, सदिश राशि है। और तीसरा क्वेश्चन इसी में से बच सकता है कि विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, तो क्या अलग अलग कंडीशन के अनुसार ये तीनों कंडीशन क्या लागू हो सकता है। तो दोस्तों आइए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे स्लाइड होता रहेगा और मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मैं पढ़ता हूं पहला क्वेश्चन। दिया एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो दोस्तों मैं हल करता हूं इसको, तो जो जैसा कहा वैसे करते चले जाएंगे। तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ दिशा के बारे में। तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है पूरब, नीचे दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे करते चलेंगे। तो कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 किलोमीटर क्या कर रहा है, यहाँ से मान से पॉइंट से 4 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है फिर वो ठीक पूरब में मिलता है, कितने दूरी चल रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है तो फिर ठीक है, यानी इस पॉइंट में पहुंचा तो कहां से ये जा 4 किलोमीटर फिर उत्तर में जा रहा है। तो क्या कह रहा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो मान लेते ए पॉइंट से यहां से चला था, पहुंचा कहां पर, ए बी पर पहुंचा है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया जो दूरी होती है कुल पथ की लंबाई होती है, तो दूरी के लिए क्या करना है, वो कुछ नहीं करना, दूरी के लिए क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। यानी यहाँ 4 यहाँ से चला, 6 यहाँ पर चला और फिर 4 चला, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ते ऐड करते चले जाएंगे। 6 4 10 और कितना 4 14, यानी 14 किलोमीटर टोटल क्या हो जाएगी, हमारी दूरी हो जाएगी। अब निकालते हैं विस्थापन। तो विस्थापन के लिए मैंने आपको क्या बताया, विस्थापन के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होती है, यानी क्या आपको घूम कर नहीं जाना है, यानी टारगेट ए दिखा तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे, हमको टारगेट दिखना चाहिए, यानी ए से हमको क्या दिखना चाहिए, बी दिखना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ। तो ये अगर देखा जाएगा तो ये जो बिंदु है इन दोनों का यानी इस रेखा के क्या मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो टोटल 6 था तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 जोड़ देंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमको विस्थापन यानी ए से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो विस्थापन के लिए कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको पता होगा ये त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज के लिए अगर आपको पता होगा ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री के सामने क्या कण होता है, और यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री तो यहाँ कण होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखा जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 25 होगा, 25 का वर्गमूल ले लेंगे कितना होगा 5। और सेम यहाँ पर देखेंगे अगर ये देखो 4 यहाँ पे 3 है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 5, यानी जो कुल विस्थापन होगा 5 + 5 यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो देखा जाएगा तो यूनिट तो दोनों की एसआई यूनिट अगर लिया जाएगा तो सेम होती है, यहाँ किलोमीटर सवाल में दिया है, बाकी विस्थापन और दूरी की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। तो दोस्तों अब देखो इस क्वेश्चन से एक चीज और जाहिर होती है कि जो देखा जाएगा मैंने बताया जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, विस्थापन से बड़ी,
यानी दूरी ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, विस्थापन। यानी दूरी और विस्थापन में पूछा जाए कौन सी राशि बड़ी होती है तो बताएंगे आप क्या दूरी बड़ी होती है, विस्थापन क्या होता है, छोटा। आप एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, उसके द्वारा कुछ समझते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि कोई वस्तु अर्ध गोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो और मान लेते हैं अर्धवृत्ताकार कोई क्या रास्ता है, तो अर्धवृत्ताकार ऐसे बनेगा और यहां से ए से और बी तक गया, तो कह रहे हैं और इसकी जो रेडियस दी है यहां से यहां तक मान लेते हैं आर बराबर ये 10 मीटर दिया है। तो कह रहे हैं इसके ए स्थितियों मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों ए बी के बीच, यानी विस्थापन निकालना है हमको, क्या निकालना है, दूरी। तो पहले विस्थापन निकालते हैं या दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो दूरी क्या वो बताया था, अधिकतम पथ की लंबाई होती है, यानी यहां से ये चला अर्धवृत्ताकार मार्ग पे चल रहा तो यहां से यहां तक पहुंचा होगा। तो आप जानते हैं जो पूरा वृत्त बनता है, पूरे वृत्त के लिए जो परिधि होती है, परिधि दूरी के बराबर होती है। परिधि हमारी किसके बराबर होगी, दूरी के बराबर। तो जो पूरी परिधि होती है 2 पाई आर होती है पूरी सर्किल के लिए, लेकिन आधा सर्किल यानी क्या होगा, केवल पाई आर। तो क्या करेंगे, हमको आर का मान रख देना है बस, तो यहाँ पे पाई तो रहेगा ही और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी 10, यानी दूरी देखा जाएगा तो 10 पाई आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर दूरी के लिए। और विस्थापन के लिए निकालना है, तो विस्थापन में आपको क्या ध्यान देना है कि हमको टारगेट दिखना चाहिए, यानी ए से चल रहे हैं बी, यानी रास्ते की जरूरत नहीं है, रास्ता हम क्या होगा खुद बनाते हुए जाएंगे। तो क्या होगा ए से तो सीधा कौन सा भाई इधर जाएंगे तो भाई ये घूमना पड़ेगा, यानी क्या होगा दिशा की आवश्यकता पड़ गई, यानी दिशा हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो दिशा यहाँ पे चाहिए, मतलब टारगेट हमको चाहिए, तो भाई सीधा ए से बी तक जाएंगे तो यही तो हमारी न्यूनतम पथ की लंबाई होगी। तो देखा जाएगा अगर ये 10 है तो रेडियस ये भी 10 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में विस्थापन कितना 10 प्लस कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी विस्थापन हमारा कितना आएगा 20 मीटर आएगा और दूरी क्या आ जाएगी 2 पाई आर। या ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, कोई मान लेते वृत्ताकार पथ है, तो कह रहा है कोई वृत्ताकार है, मान लेते कोई एथलीट है, इसमें वृत्ताकार मार्ग 5 बार रन करता है, 5 चक्कर इसके लगाता है, तो कह देगा इसकी दूरी ज्ञात कीजिए या विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लेते रेडियस इसकी 10 मीटर इसकी भी मान लेते हैं, तो 5 चक्कर मार रहा है, यानी इनकी वैल्यू कितनी 5 दे दी है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी मैंने बताया परिधि के बराबर है 2 पाई आर एन, तो क्या हो जाएगा पाई का मान रख देंगे 2 पाई आर एन, क्या होता है चक्कर की संख्या, तो 10 रखेंगे 10 दूना 20 पाई और इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 20 पंचे 100 पाई क्या हो जाएगा दूरी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना विस्थापन, तो विस्थापन अगर देखा जाएगा तो यहाँ से चला यहाँ पे एक चक्कर, फिर यहाँ से चला 2 चक्कर, फिर ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार करना 5 बार, यानी जहां से चला तो वहां पर, तो वहीं पे पहुंचा, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन कई बार ध्यान देना दोस्तों, लगेगा कि 100 पाई दूरी तय करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा विस्थापन 0 क्यों होगा, कि मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पहुंचे, यानी देखा जाए यहाँ पे अल्पतम दूरी है, तो आपने बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की न्यूनतम बीच की दूरी क्या होती है विस्थापन। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा हमारा विस्थापन 0। या एक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को घुमा देगा कि मान लेते हैं आप क्या कोई गेंद लिए और उसको क्या कर रहे हैं 10 मीटर ऊंचाई तक फेंक रहे हैं, यानी 10 मीटर तक ऊंचाई तक गई, उसके बाद क्या होगी वो ऊंचाई से जाने के बाद पुनः आ जाएगी नीचे, तो इस कंडीशन में कह देगा कि गेंद द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 ऊपर गई और 10 वापस आए थे, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। और विस्थापन देखा जाएगा तो दोस्तों, तो विस्थापन भी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि वो जितना चला गया था उतना फिर वापस आ गया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ पे था, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की न्यूनतम दूरी यानी लीस्ट जो दूरी होगी या डिस्टेंस होगी वही विस्थापन। तो इस कंडीशन में क्या होता है विस्थापन 0 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि समझ में आए। और क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए दूरी, और यहां देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो आता है वो किसके बराबर होता है, कभी कभी पूछ लेता है। दूरी विस्थापन का जो रेशियो होता है या तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, या एक हमेशा क्या होगा 1 से छोटा, यानी दूरी और विस्थापन का रेशियो कभी क्या आएगा 1 से बड़ा नहीं आ सकता, ये फैक्ट होता है। आप क्या होगा अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि दूरी और विस्थापन आपको जो समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट राशि चाल के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट राशि है, क्या पढ़ेंगे चाल। तो देखा जाएगा इसको, सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों दिया है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल। एकांक समय अंतराल का मतलब क्या होना है, यानी एकांक आ जाएगा, यानी यूनिट की बात करेगा हमेशा। यानी क्या होगा यूनिट मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम क्या कोई गिनती या नंबर स्टार्ट करते हैं तो एकांक मतलब क्या होगा हमेशा 1 से स्टार्ट होगा।
अगर जीरो की गणना करेंगे यानी तो कुछ होगा ही नहीं, यानी जीरो में कोई राशि मापी नहीं जाती है। यानी जो मापना है एकांक समय अंतर यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड ले सकते हैं या 1 घंटा ले सकते हैं या 1 मिनट, यानी एकांक चीज में यानी एकांक यूनिट में मापना है हमको। तो दिया है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। यानी मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ से ए से बी तक उसको जाना है, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी वो तय करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की या लंबाई को या दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कह सकते हैं। या दूसरी परिभाषा लिया जाए कि दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। कि यहाँ से यहाँ तक, कि मान लेते हैं यहाँ से चला 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा दूरी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वही है, और दर मीन्स क्या होता है, समय, यानी कि दूरी परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। अब क्या करिएगा, एक बार आप क्या पूरे चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या हो जाए, मेरे बताने के बाद आप इसको अगर देख लेंगे तो दिमाग में आपकी क्या इमेज बन जाएगी। दोस्तों आप समझते हैं इसके मात्रा क्या सूत्र के बारे में, तो देखा जाएगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को हम हमेशा डी से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, और चाल को हमेशा एस से लिखा जाता है। और दोस्तों देखा जाएगा इसमें कौन सी राशि आई हुई है, जो चाल बन रहा है, चाल किससे बन रहा है, दूरी से बन रहा है, यानी कि दूरी बटा समय आया। तो अगर राशि पूछा जाएगा, चाल हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि दूरी के साथ बन रहा है तो दूरी भी अदिश थी, तो अदिश के साथ हमेशा क्या होगा, अदिश तो ही बनेगा ना। तो दोस्तों क्या होगा, चाल हमेशा अदिश राशि होती है। अगर देखा जाए इसकी यूनिट की, जो चाल का मात्रक होता है, जो चाल के SI यूनिट होती है उसका मात्रक क्या होगा, तो क्या बताएगी, मीटर प्रति सेकेंड। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इसका बीमी सूत्र पूछ लेता है, तो इसका बीमी सूत्र क्या बताएंगे, LT-1, और बीमा को हमेशा बड़े पुस्तक से लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यल क्या होती है, लंबाई होता है, टी क्या होता है, समय होता है। यानी दूरी को मतलब सॉरी चाल को हम क्या टी और यल के पद में डिनोट करेंगे, यानी क्या लिख देंगे, LT-1 लिखा जाएगा। अब देखा जाएगा दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने दूरी को बताया, दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक, सीधी बात, दूरी से इसका निर्माण हो रहा है, तो चाल भी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी चाल भी ना तो क्या ऋणात्मक हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। जैसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति की चाल -5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब समझे कि वो क्या हुआ, माइनस में कभी चाल होती नहीं है, यानी माइनस में कोई नहीं चल सकता है और ना ही कभी शून्य चल सकता है। यदि ऐसा कोई कह रहा है तो समझ लेना वो आपसे क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। यानी चाल हमेशा क्या होती है, क्या पॉजिटिव होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होगी। अब दोस्तों इसी से संबंधित कभी कभी क्या पूछ लेता है, चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार देखा जाए तो मुख्यतः चाल 2 प्रकार की होती है। क्या बताएंगे, पहला समान चाल, या क्या बताएंगे, एक समान चाल, और दूसरा पूछेगा तो क्या बताएंगे, असमान चाल। तो दोस्तों इसको मैं डिफिनीशन ज्यादा पूछता रहे तो इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो एक समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल क्या होती है, एक समान चाल कहलाती है। इसका मतलब समझे, यदि दे दिया जाए, मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला आपको मिला 1 किलोमीटर की दूरी, आपको 1 किलोमीटर की दूरी क्या तय करनी है, 1 घंटे में तय करनी है। फिर अगली जो 1 किलोमीटर की दूरी होगी वो आपको भी कितना समय लग रहा है, फिर 1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल। यानी 1 किलोमीटर की दूरी चाहे जब वो तय करेगी 1 ही घंटा टाइम लेगी, यानी क्या दूरी भी समान है और चाल भी समान, सॉरी दूरी भी समान है और समय भी समान है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक समान चाल होगी। और दूसरा क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा, जब कोई वस्तु क्या विभिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। यानी मान लेते पहले 1 घंटे में क्या 2 किलोमीटर दूरी तय की और अगले 2 घंटे मान लेते 1 किलोमीटर की दूरी गई। यहाँ पे यानी समय भी भिन्न है और क्या है, दूरियां भी भिन्न है। यानी जब कोई वस्तु समान या भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है, असमान की चाल कहलाती है। दोस्तों इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, जैसे एकेडमिक पढ़ेंगे 9th 11th पढ़ते हैं तो उसमें इसका ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यानी कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से पढ़े तो यहाँ पे ग्राफ वगैरह नहीं पूछा जाता है, तो मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा इसका। तो दोस्तों चाल में कुछ पॉइंट है, जैसे मैं आपको उसको बताना चले जा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि जब दो वस्तुएं क्या होता है एक ही दिशा में गतिमान होती हैं, या जब दो वस्तुएं क्या होती है विपरीत दिशा में गतिमान होती है, तो उस समय जो सापेक्ष चाल होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या हुआ, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान है तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा फ्रेंड, सापेक्ष चाल।
यानी मान लेते हैं कोई वस्तु क्या इधर से मान लेते हैं पॉइंट चला और ये भी इधर से जा रहा है, और जो दूसरी वस्तु भी है मान लेते हैं क्या हो रहा है इधर गति कर रही है। यानी देखा जाए कि एक ही दिशा में गतिमान है, इसकी चाल मान लेते हैं एक्स, इसकी वाई चाल मान लेते हैं वाई। तो उस स्थिति में सापेक्ष जो चाल होगी एक्स माइनस क्या होगी वाई। अब इसकी यूनिट चाहे मीटर पर सेकेंड होगी मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो उस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या हो जाता है, जोड़ ली जाती है x प्लस वाई। यानी डायग्राम समझते हैं कि एक वस्तु इधर गतिमान है, इधर की ओर जा रहा है, और दूसरा वस्तु यहां से यहां तक आ रहा है, तो विपरीत बन रहा है। या तो क्या करे एक ही पॉइंट से एक इस दिशा में चले और दूसरा इस दिशा में चले, तब भी क्या होती है विपरीत कंडीशन बनती है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, सापेक्ष चाल जोड़ ली जाती है। अब दोस्तों कुछ यूनिट कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होता है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में। यानी न्यूमेरिकल जब कभी पूछेगा तो कभी कभी क्या राशि पे चेंज करना भी आपको क्या होना आना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसको, तो देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई राशि क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, तो किलोमीटर पर आवर से हमको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे 5/18 का क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर देंगे, तो हमेशा किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसी से बनता है, इसी का अपोजिट, जैसे कोई राशि दी है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 18/5 का गुणा कर देंगे, तो किसमें आ जाएगा, ये किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्या ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट राशि क्या क्या देखते हैं, वेग के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट राशि क्या है, वेलोसिटी यानी वेग। वेग के बारे में पढ़ते हैं, यानी वेग के पहले क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। तो दिया है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी परिभाषा सेम वही है, जहां पे हम क्या दूरी वर्ड का यूज करते थे उसके स्थान पे क्या करना, विस्थापन। यानी एकांक समय अंतराल में अब किसकी बात होगी, विस्थापन की। यानी कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापन तय करेगी वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इसकी डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विस्थापन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, यानी क्या विस्थापन क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक और तीनों भी हो सकता है। और विस्थापन मैंने ये भी बताया कि विस्थापन के लिए क्या होता है, दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण तो इसमें होता ही है। यानी क्या होगा, अगर विस्थापन इसमें वर्ड आया यानी विस्थापन से तो क्या बन रहा है, वेग बन रहा है। तो विस्थापन कैसी राशि बन जाएगी, सदिश, यानी सॉरी जो विस्थापन जो होता है सदिश हो जाएगा, तो इसको देखते हुए क्या वेग हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा, क्योंकि विस्थापन से क्या वेग का निर्माण हुआ है। तो देखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ कौन सी राशि, तो देखा जाए तो यहाँ विस्थापन जो वेग होता है क्या कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और देखा जाएगा इसका जो डिनोशन होता है या डिनोट करते हैं इसको, तो इसे हमेशा किससे v से, यानी स्मॉल v से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। यानी स्मॉल v जहां लिखा मिल जाएगा आपको क्या समझना है, इसमें वेग समझना है। और यदि क्या यही v तो अलग अलग डोनेशन होता है, जैसे मान लेते हैं लेंस में पढ़ेंगे तो इसका कुछ अलग चीज होता है, लेकिन जब यहाँ पे गति पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, तो v का मतलब हमेशा क्या समझना है, हमको वेग समझना है। और दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो वेग को हमेशा v से लिखते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट होता है nd से, d बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, जबकि आप बताएंगे इसका न्यूमेरिकल, यानी जब अगला पार्ट में इसका बनाऊंगा तो इसके जितने भी क्वेश्चन होगा तो मैं हल करवाऊंगा, तो आपको पूरी चीजें क्या होनी चाहिए, 1 by 1 क्या याद रहनी चाहिए। अब देखा जाए इसका भी मात्रा देखा जाए तो इसकी भी ऐसा ही जो यूनिट होती है हमेशा मीटर पर सेकेंड, और जो बीमी सूत्र होगा हमेशा क्या होगा, इसका nt-1, यानी बीमी सूत्र और जो मीटर प्रति सेकंड इसका जो मात्रक है, चाहे चाल का पूछ लेगा चाहे वेग का, दोनों हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों और आगे देखते हैं, नोट करके दिया इसमें, किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि कब क्या क्या होगा। तो इसको क्या जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसमें समझेंगे। जैसे मैंने इसका विस्थापन के बारे में बताया कि कब शून्य होगा, कि कोई वस्तु जहां जाए और वहीं पे पुनः पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाए। उसी प्रकार वेग में भी देखा जाता है, यानी परिवर्तन कुछ नहीं होगा तो वेग क्या हो जाएगा, मान लेते विस्थापन में चेंज नहीं हो रहा तो वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में आ जाएगा, यानी क्या होगा, वेग ऋणात्मक हो जाएगा। यदि क्या होगा, विस्थापन क्या छोटे से यानी क्या घटते से बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा तो वेग क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है
इसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब हमारी लास्ट की राशि जो बचती है, क्या बचता है यार? त्वरण। तो त्वरण के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट यानी लास्ट जो क्वांटिटी बची है क्या है? त्वरण। त्वरण के बारे में समझते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो त्वरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो शब्द से ही पहचान में आता है कि क्या होता है, त्वरित करना या उत्तेजित करना। यानी कोई चीज है, किसी चीज को क्या कर सकते हैं, त्वरित या उत्तेजित करना, यानी क्या उकसाना किसी चीज को। यानी कोई वेग है, कोई वस्तु या कोई वस्तु किसी वेग से गतिमान है, तो क्या उसका कर या त्वरित करके या उत्तेजित करके उसको क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। यानी देखा जाए त्वरित करना यानी एक साथ सिंपल भाषा में कह सकते हैं आग में घी छोड़ने जैसा काम करेगी ये, कि कोई चीज है किसी चीज की गति को या बढ़ा दे, यानी उत्प्रेरक का काम करेगी। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। यानी मान लेते हैं वेग परिवर्तन को समझते हैं कि वेग परिवर्तन क्या होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु ए पॉइंट से चला और इसको जा रहा है बी तक, तो यानी कुछ समय के लिए क्या कर रहा है, मान लेते पहले सेकंड के लिए इसका वेग मान लेते 10 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, जिसका वेग मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड होगा, फिर आगे बढ़ा मान लेते 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे समय भी बढ़ रहा है, 2 सेकंड लगा, यहाँ पे 3 सेकंड लगा। तो देखा जाए दोस्तों वेग परिवर्तन, ये 10 से चला था लेकिन लास्ट तक कितना हो गया, 30 हो गया। यानी तो वही चीज है, वेग परिवर्तन की दर। दर मीन्स क्या होता है, समय, कि भाई यहाँ से 10 से 30 तक होने में इसको समय लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लगा कि नहीं। तो वही किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। ये कंडीशन रिवर्स भी हो सकती है, यानी बढ़ भी रहा तो घटेगा भी, घटेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन लागू, तो उसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो दोस्तों देखा जाए और इसका आगे कि इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से, यानी त्वरण जहां पे स्मॉल ए दिख जाएगा हमको क्या समझना है, त्वरण होगा। और त्वरण क्या होगा, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होगी, कि इसका निर्माण जो हो रहा है वेग से हो रहा है। वेग पिछले वाले या इससे पहले भी मैंने बताया वेग क्या होता है, सदिश राशि, और वेग से क्या बन रहा है, त्वरण का निर्माण हुआ। त्वरण क्या होगा हमारा, सदिश राशि होगा दोस्तों। अब इसका फार्मूला देखते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। समय अंतराल क्यों लिया जाएगा, कि समय क्या हो गए, मतलब क्या है, एक मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी नहीं बल्कि क्या होगा, इसमें भी क्रम लगेगा। 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, ये डायरेक्ट ही नहीं बढ़ जाएगी, 5 से 20 हो गया, 30 हो गया डायरेक्ट। इसको भी क्या बढ़ने में समय लगेगा, और वेग को भी बढ़ने में क्या होगा, समय लगेगा दोस्तों। तो वही चीज है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या, तो बी माइनस यू बटे में टी। वी क्या होता है यहाँ पे अंतिम वेग होगा, और यू क्या होता है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, और टी क्या होता है समय अंतराल। कि मान लेते हैं ये जो यू है, जो 10 से चला तो मान लेते यू है, और 30 जो पहुंचा मान लेते वी है। यानी हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी अंतिम वेग माइनस क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और जितना समय लगेगा बटे समय से भाग कर दिया जाएगा। या इसको दूसरा रूप ले सकते हैं, फिजिक्स हुआ या मैथ, फिजिक्स में जो होता है वो अगर हमको डिफरेंट को दर्शाना होता तो हम क्या डेल्टा का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज लगाते हैं कि हमेशा क्या बताएगा, अंतर को। यानी v माइनस यू के स्थान में डेल v बटे में डेल टी लिख सकते हैं। यानी ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, डेल v बटे में डेल टी। अब आगे देखा जाएगा दोस्तों इसकी एसआई यूनिट। तो जो त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और बीमी सूत्र देखा जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 होता है। अब देखो इसका सूत्र भी आप या मात्रा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग का पढ़ा हमने मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या करना, समय से भाग करना, तो समय पलट कर ऊपर चला जाए क्या बन जाए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन होती है, उसको समझते हैं हम। तो फ्रेंड आप त्वरण के बारे में थोड़ा आगे समझते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों त्वरण के एग्जाम्पल, या त्वरण के एग्जाम्पल क्या होता है, कोई भी वाहन लिए या कोई भी क्या हुआ मोटर बाइक संबंधित कोई भी चीज लिए, तो अगर उसमें हम किसी वस्तु का या उसका वेग बढ़ाते हैं तो त्वरण के कारण ही बढ़ता है। यानी एक्सीलेटर जो होता है वो क्या होता है, त्वरण का ही काम करता है। तो दोस्तों इससे कुछ संबंधित पॉइंट होते हैं जो क्या होगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या ये जो न्यूमेरिकल जो हल करते हैं वहां पे काम देते हैं, तो उसको समझते हैं फ्रेंड। तो जैसे पहला पॉइंट इसमें, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 0, यानी उस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, 0 होगा। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु ए से निकली और कहां तक जा रही है, बी तक जा रही है। तो यहां तक मान लेते हैं जो शुरू में इस पॉइंट तक पहुंची तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे भी पहुंची बीच में मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में पहुंची तब भी इसका वेग क्या था, 10 मीटर पर सेकंड। समय 2 हुआ, 3 सेकंड हुआ 3, और मान लो 1 से 2 से 3 तक बढ़ता गया समय। तो देखा जाए दोस्तों इसके वेग में कोई चेंज आ रहा है, 10 था, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पर 10 है।
तो हम इसका फार्मूला क्या पढ़े, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग मान ले त्वरण में आप गणना करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 10 जाएगा कि अंतिम वेग मान ले प्रारंभिक वेग, और समय कुछ भी लगाओ मान ले 3 में से 1 जाएगा 2, तो ऊपर 0 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तुरंत 0 ही आएगा। तो हमको अगर डायरेक्ट कंडीशन पूछ लेता है या न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम देता है, तो यदि किसी वस्तु का या वेग क्या है, एक समान गति समान है, यानी तो एक समान गति समझ में आया होगा कि ये 10 था तो लास्ट तक 10 बना रहे, यानी जिस वेग से चले और लास्ट तक उसी वेग से बना रहे, तो उस कंडीशन में त्वरण का मान होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। आप दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, मान लो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 10 हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या होगा 20 होगा, और 20 से क्या मान लेते 50 हुआ, और मान लेते 80 हुआ। सीधी बात, घर से हम बाइक निकाले, बाइक क्या होगा शुरू में तो 80 की स्पीड से नहीं चलेगी, 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, धीरे धीरे, यानी जितना एक्सीलेटर देंगे यानी उतना वेग क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर वेग बढ़ रहा होगा तो उस कंडीशन जो त्वरण होगा हमारा क्या होगा, धनात्मक माना जाता है। अब इसी से संबंधित अब तीसरा पॉइंट समझ लें, यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो घटने के कारण क्या भाई, क्या बाइक लेकर जा रहे हैं तो बाइक कब रुकेगी, या तो आगे कोई अवरोध आ जाए या कोई ब्रेकर वगैरह आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाएंगे इसका मतलब क्या था, हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तो मान लेते ब्रेक मारेंगे 70 होगा, 70 से मान लेते कितना होगा, धीरे धीरे घटकर 10 मीटर सेकंड, और लास्ट मान लेते 5 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन देखा जाए तो लगातार वेग क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। यानी जब वेग घट रहा होगा तो उस कंडीशन क्या होगा, हमारा जो त्वरण होगा ऋणात्मक। यानी आपको ये तीनों कंडीशन याद रहनी चाहिए, यानी क्या, अगर क्या वेग घट रहा होगा तो ऋणात्मक होगा, और दोस्तों इसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। मंदन मींस क्या होता है, रिटार्डेशन, यानी मंदन का पूछ लिया जाता है, मंदन का अर्थ क्या है, तो मंदन का अर्थ होगा क्या, मंदन से हम ये समझे कि कोई वस्तु उसका वेग क्या हो रहा है, निरंतर घटता चला जा रहा है, यानी ऐसी कंडीशन लागू होगा तो वहां पे क्या होगा, मंदन का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका क्या करिएगा, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि क्या हो जाए, आपको एक बार इसको देख ले तो दिमाग में आपको धंसता चाहे वो चला जाए। तो दोस्तों इससे ये तो इतना हो गया, इसको जो डिटेल रहेगा मैं न्यूमेरिकल जब बताऊंगा तो वो बताऊंगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने 5 राशि पढ़ी, आज दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा और त्वरण पढ़ा, तो इनके मापने के यंत्र क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं कि देखा जाएगा दूरी माप किससे मापा जाएगा, या जो वाहन होता है वाहन में जो स्पीड होता है किस मीटर से मापी जाती है, जो त्वरण होता है त्वरण को हम किस मीटर के द्वारा मापते हैं। तो आइए उसी को देखते हैं। तो फ्रेंड जो मैंने अभी राशि आपको बारे में बताई, तो कभी कभी क्या उसको मापने के लिए यंत्र का मान पूछ लेता है। दोस्तों जैसे पूछ लेंगे यदि कोई वाहन चल रहा है, अगर वो कितने किलोमीटर दूरी तय किया तो इसकी माप किसके द्वारा की जाएगी, यानी दूरी मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। और मान ले कोई वाहन उसकी चाल मापने है तो चाल के द्वारा, चाल किसके द्वारा मापी जाती है, स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यदि उस वाहन का हमको त्वरण मापना हो तो त्वरण मापने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सीलरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखा जाएगा आज हमारा जो पार्ट 3 है, यानी क्या दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण, ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं दोस्तों। अब इसी के आगे में क्या इसका पार्ट 4 लेकर आऊंगा, जिसमें मैं इन्हीं राशि यानी जो ये भौतिक राशि मैंने जो 5 आज पढ़ाई, इन्हीं की संबंधी या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके एमसीक्यू में लेकर आऊंगा। तो आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी वो वाला सेशन क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए क्या हुआ, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।